मैं ये पूछ रहा हूं कि चलो आप अपना ही ह्यूमंस का एग्जाम्पल ले लो। ह्यूमंस में पहले किसका फॉर्मेशन हुआ है, माउथ का कि एनस का? एम्ब्रायनिक स्टेज में बनेगा ना सारा बॉडी का पार्ट, एनस का। यस, एनस का फॉर्मेशन पहले हुआ है, बिफोर माउथ। ठीक, ऐसा एनिमल्स का नाम बताइए जिसमें माउथ का फॉर्मेशन पहले हुआ, एनस बाद में हुआ। एनेलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स। ठीक, इन सब में जो लोअर एनिमल्स हैं इनमें माउथ का फॉर्मेशन लोअर एनिमल में पहले हुआ है, एनस बाद में बना है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यह आर्केंटेरॉन जो है वो एक ब्लाइंड पाउच है, यानी एक ही तरफ उसका ओपनिंग है, या तो ये माउथ बनेगा या एनस बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे चलें। It was one of the significant criteria being it was one of the significant criteria being considered as the basis of classification of animal kingdom. ये सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था पहले, ठीक, जिसमें ये चूंकि अब क्राइटेरिया है तो ये क्या बोलेगा कि दीज आर क्लोजली एसोसिएटेड एनिमल्स। क्या कहेगा कि एसिलोमेट्स, ऑल एसिलोमेट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड एनिमल्स। ठीक है, ऑल सिलोमेट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड एनिमल्स। ठीक है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर स्टडीज हुए, डीएनए, आरएनए, जीन्स, फाइलोजेनेटिक ट्री बने, ये सब एडवांसमेंट हुआ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टडी में, तो ऑलरेडी सिलोम का इंपॉर्टेंस है, लेकिन सिलोम के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है, उस क्लासिफिकेशन बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी एडेप्टेशन, वो क्लासिफिकेशन सिलोम बेसिकली क्या है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, सॉरी एनाटॉमिकल करेक्टर है। उसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, बॉडी को काटो अपना देख लो। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर स्टडी जब हुआ तब पता लगा कि मेनी एसिलोमेट्स आर closer to coelomates than other coelomates, acoelomates. ठीक है, and some coelomates are more close to acoelomates than to other coelomates. Okay, इसलिए इसको अब इग्नोर कर दिया गया है for studying the classification of animal kingdom, this criteria. इसको दूसरे चीज में पढ़ेंगे, इसको एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, so in the past zoologists grouped animals based on characters related to the coelom. The presence or absence of coelom and the way in which it was formed was believed to be important in understanding the phylogenetic relationships of animal phyla. However, recent molecular phylogenies have suggested this characteristic is not as informative as previously believed. The coelom may be arisen twice, once in the protostomes and once among deuterostomes. Deuterostomes, समझे? प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं एंड ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होते हैं? Have you heard of this? Yes, sir. क्या होता है प्रोटोस्टोम्स? प्रोटोस्टोमा में माउथ पहले आता है, मतलब पहले बनता है, और ड्यूटेरोस्टोमिया में पहले एनस का फॉर्मेशन होता है। यस, तो अभी हम पूछ रहे थे तो बताया क्यों नहीं जवाब? माउथ किस में बनता है, एनस किस में बनता है? ठीक है, प्रोटोस्टोम्स में माउथ पहले बना, जैसे एनेलिडा मोलस्का, ड्यूटेरोस्टोम्स कॉर्डेटा, इकिनोडर्मेटा,
ये सब ड्यूटेरोस्टोम्स है जिसमें एनस पहले बना। ठीक है, तो कह रहा है कि जिसमें माउथ पहले बना उसमें सीलोम जो है एक बार एराइज होता है, और जिसमें पहले एनस का फॉर्मेशन हुआ उसमें सीलोम जो है 2 बार एराइज होते हैं। तो ये जब अभी हम सीलोम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे अभी आगे कि इसमें 2 बार कैसे, उसमें 1 बार कैसे। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ सीलोम। 3 टाइप है सीलोम on the basis of coelom present in the animals. Some animals are acoelomates जिसमें सीलोम नहीं है, some animals are pseudocoelomates, some are coelomates. ओके, ये पिक्चर दिख रहा है आपको? यस सर। बना भी चुके हैं, आप समझ लो। गट हो गया, ये ब्लैक डॉट जो है गट है, इसमें एंडोडर्म इज दिस वन पर्पल कलर। जो गट मींस ये ल्यूमेन हो गया, बीच का खाली ट्यूब विद इन पॉलीप्लान है, ये बीच का खाली जगह, ये ट्यूब हो अंदर खाली। इसको लाइन कर रहा है एंडोडर्म, ये पर्पल कलर लेयर, दिस इज एंडोडर्म को फिर लाइन कर रहा है एक्सोडर्म। तो ये डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है। काहे नहीं समझ रहा है कौन है? निडेरिया इज डिप्लोब्लास्टिक। म्यूट रखोगे हमेशा, खचर पचर करोगे तो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है। निडेरिया इज डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, आप देख सकते हैं ये डायग्राम में कि निडोरिया जो है सबसे पहले इसमें ये डिप्लोब्लास्टिक है। ओके, दिस इज एसिलोमेट और रेडियल सिमेट्री है। टीनोफोरा उसके बाद है, टीनोफोरा में डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, नहीं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। टीनोफोरा इस सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक तो जरूर है। प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्किलहेल्मिन्थिस, निडेरिया ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट इज प्लैटीहेल्मिन्थिस। तीनों लेयर इसमें प्रेजेंट है, गट है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट आर इकिनोडर्मेट, मोलस्क एंड कॉर्डेट। ये सब क्या है, ये डिटरोसोम्स भी हो गए। ठीक, और देखिए इसमें गट है, एंडोडर्म और मेसोडर्म एंड दिस रेड वन इज सीलोम। अब ये सीलोम के आउटर लाइनिंग एंड इनर लाइनिंग दोनों मेसोडर्म है। मेसोडर्म इज स्प्लिट बाय सीलोम हियर। ओके, तो आप अभी तक क्या देखे, इसको अगर क्लासिफाई डिवाइड करोगे पहले से तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, फिर डिप्लोब्लास्टिक में भी क्या हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक में इनको भी डिवाइड किया जा सकता है।
This is diploblastic. टीनोफोरा एक छोटा फाइलम है। ये क्या है? आप लोग जो फाइलम पढ़ते हो वो मेजर फाइलम पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद भी आगे हम बताएंगे बहुत सारे छोटे छोटे फाइलम भी है। टीनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक। Both ctenophores and editions have a type of muscle that in more complex animals arise from the middle cell layer, and as a result of result textbook, and as a result, some recent textbooks classify ctenophores as triploblastic, while others still regard them as diploblastic. तो ये बुक में अलग अलग मिलेगा। कुछ जूलॉजिस्ट इसको कंसीडर करते हैं डिप्लोब्लास्टिक, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हूँ। चलो रहने दो इसको, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक छोड़ो। प्लेटीहेल्मिन्थेस आप हो गया आपका, ये सिलोमेट, ये है आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस भी डिप्लोब्लास्टिक है शायद। लेट मी चेक। टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन्थेस इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेट है लेकिन एसिलो बॉडी कैविटी नहीं है, लेकिन तीनों जर्म लेयर्स हैं। तो यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक ओरिजिन स्टार्ट हो गया। इसके पहले डिप्लोब्लास्टिक। ठीक, ये सब फिगर तो समझ गए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक। अब कहोगे कि ये बीच में क्या है सर? ये अगर दिस इज द एक्टोडर्म, बाहर वाला ब्लैक लाइन, circular line, and this inner circular line is endoderm, then what is this green layer or region? This is basically mesenchyme या मीजोग्लिया। इसको बोलते हैं मीजोग्लिया। इसमें सेल्स भी हो सकते हैं स्कैटर्ड, जो कि एक्टोडर्म या एंडोडर्म से टूट के अलग हुए हैं, और बीच में प्रोटीनेशियस, जिलेटिनस, स्पिक्यूल्स, इस तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, आगे चले। समझ में आ रहा है? आप लोग कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हो? सब समझ में आ रहा है? यस सर, अभी तक सब समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर, समझ आ रहा है सर। ठीक, वेरी गुड। तो चलिए आज हम लोग इसको खत्म करने का कोशिश करते हैं। तो यस सर, ठीक है, तो एसिलोमेट जो है इसको डिसएडवांटेज होता है, नहीं यहाँ से पढ़ो, टाइप ऑफ सिलोम। इन एसिलोमेट्स ब्लास्टोसिल इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय मेसेनकाइम। ठीक, बीच में ये दिस इज मेसेनकाइम। ब्लास्टोसिल अभी आपको बताया, ब्लास्टोसिल का फॉर्मेशन तब होता है जब 32 सेल स्टेज पहुंच गया। एम्ब्रियो 32 सेल स्टेज नहीं, 32 सेल स्टेज के पहले भी ब्लास्टोसिल अपीयर हो जाता है, बट इट इज वेल सीन एट द स्टेज ऑफ 32 सेल।
क्यों बनता है ब्लास्टोसिल? क्योंकि आप क्लीवेज पैटर्न पढ़े होंगे, याद हो अगर आपको, तो पहले सेल्स का डिवीजन जो है, मान लो ये थोड़ा सा डिफर कर सकता है एनिमल टू एनिमल। जायगोट फॉर्मेशन के बाद फर्स्ट क्लीवेज विल अकर लाइक दिस एंड दिस इज इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ठीक, जिसमें 2 सेल बने। और ये कौन सा है? दिस कैन बी कॉल्ड एज मेरिडोनल और लॉन्गिट्यूडिनल, ये भी हो सकता है। ओके, सेकेंड क्लीवेज, फिर मेरिडोनल, 4 सेल स्टेज हो गया। तो अब सेल तो एकदम उसका कॉर्नर और एज शार्प तो होता नहीं है जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल के जैसा कि सब फिट हो जाए एक दूसरे में। तो ये सब सेल्स जो है इलोंगेटेड हैं और एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। देन व्हाट विल हैपन, एक बीच में, इन दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, फिर इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली अंदर में। इमेजिन करो कि कई सारे और बॉल्स, स्फेरिकल बॉल्स जो हैं वो एक दूसरे से प्लेस्ड हैं इस तरह 3 टायर में। इसमें फिर 3 टायर हो गए, एक टायर ऊपर, 2 टायर नीचे, 2 टायर है, 2 मंजिला। तो ऊपर एक, अगर ऐसे अरेंज कर लो पूरा 3 डायमेंशनली सोचो, तो डिफरेंट बॉल्स आर देयर, दे आर अरेंज्ड। तो 2 डायमेंशन है तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा इधर से ये फिट है, लेकिन 3 डायमेंशनली इसको सोचोगे तो आपको ये बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिल। और जैसे जैसे सेल डिवीजन होते गया आगे 32, 64, इसको बीच से हम काटेंगे अगर तो क्रॉस सेक्शन, तो आपको ये बीच में ब्लास्टोसिल दिखेगा। और ये जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा 120 सेल स्टेज तक ब्लास्टोसिल जो है और बड़ा होते जाएगा। बाद में ब्लास्टोसिल डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में से फिर इसका लिप्स का फॉर्मेशन होता है, यहां से लिप का फॉर्मेशन होके एक आर्केंटेरोन ब्लाइंड पॉच अंदर की तरफ जाता है। और इसके अंदर जाने से जाएगा तो ये ब्लास्टोसिल को धीरे धीरे गायब, ब्लास्टोसिल के स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया, धीरे धीरे ब्लास्टोसिल ओब्लिटरेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यही कह रहा है एसिलोमेट में ब्लास्टोसिल इज कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय मीसेनकाइम। वहां पर मीसेनकाइम है। मीसेनकाइम को आप लेयर नहीं कर सकते, कोई इंडिपेंडेंट लेयर। मीसोकाइम जो है वो मैच्योर होने के बाद आया, एनिमल्स के एम्ब्रायनिक स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज के बाद या उस दौरान भी लेटर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंटल स्टेज में अपीयर हुआ है मेसेनकाइम। तो ये मेसोडर्म नहीं है। तो ये एक्टोडर्म या एंडोडर्म के कुछ सेल्स होंगे इसमें, और अदर स्ट्रक्चर्स, कनेक्टिव टिश्यू है, एंडोस्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे लाइक स्पिक्यूल्स एटसेट्रा। और ठीक है, तो एसिलोमेट्स जो है इस वजह से, चूंकि इस ब्लास्टोसिल भी ऑक्युपाई हो गया तो वो भी नहीं है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, वो एम्ब्रायनिक स्टेज में ही ओब्लिटरेट हो गया। गैस्ट्रुला स्टेज में जैसे जैसे आर्केंटेरोन का फॉर्मेशन आगे बढ़ते गया, धीरे धीरे ब्लास्टोसिल चला गया। और एसिलोमेट्स इसीलिए दे लैक ए फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी, ना ब्लास्टोसिल है इसके पास, ना बॉडी कैविटी है। और आर्केंटेरोन जो फॉर्मेशन हुआ था वो बन गया है गट। सो दिस यानी दिस इज फ्लूइड फिल्ड बॉडी। एसिलोमेट्स लैक ए फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी between the body wall and digestive tract. This can cause some serious disadvantage. Fluid compression is negligible. Fluid compression यहाँ पर 0 है या negligible है।
बॉडी के ऊपर जो भी कंप्रेशन होगा वो डायरेक्ट जो है ये सॉलिड टिश्यू मास इसके ऊपर पड़ेगा। While the tissue surrounding the organs of these animals will compress, तो इसके ऊपर पड़ेगा तो टिश्यू ऑर्गन्स पर भी प्रेशर पड़ेगा, पॉइंटेड प्रेशर होगा। अगर फ्लूइड रहता इस टिश्यू ऑर्गन के चारों तरफ, सपोज दिस इज एन ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है, और इस हार्ट के ऊपर चारों तरफ, ये हार्ट इज लाइंग इन द बॉडी कैविटी, ये सपोज बॉडी कैविटी है। और बाहर में ये बॉडी का आउटर सरफेस है। अगर यहाँ पर फ्लूइड हो तो इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, दिस फ्लूइड विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, फ्लैटन हो जाएगा और ये प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक एरिया में। और प्रेशर का डिफिनेशन आप जानते हो, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाता है। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स विल बी हैविंग मोर प्रेशर इफ द एरिया इज डिक्रीज्ड। इसीलिए कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट आपको चूहता है तो इसको प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करता है बॉडी फ्लूइड, बॉडी कैविटी में अगर में फ्लूइड जो होता है तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो फ्लूइड जो है तितर बितर हो गया चारों तरफ, तो एरिया बढ़ गया और प्रेशर घट गया। तो ये एक प्रोटेक्शन हो गया एक तरह से बाहर की तरफ से। जिसका अंदर में गुलगुल है, मतलब पूरा फ्लूइड टाइप का बॉडी है, जिस एनिमल का, वो प्रोटेक्टेड है एक्सटर्नल मैकेनिकल इंजुरीज इन सबसे ज्यादा। और अगर नहीं रहता तो बॉडी फ्लूइड कैविटी नहीं होता तो जो फोर्स है, चूंकि यहाँ लिक्विड नहीं है पूरा सॉलिड मास है, देन द फोर्स जो है पर यूनिट एरिया विल बी मोर हियर, तो प्रेशर ज्यादा होगा। Therefore, a coelomate organs are not protected from crushing forces applied to the animal's outer surface. Clear? Is this point clear to you? Second point. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। देखिए, coming to this point number 3, usually the coelom can be used for diffusion of gases and metabolites, etc. These creatures do not have this need, as the surface area to volume ratio is large enough to allow absorption of nutrients and gas exchange by diffusion alone due to dorsoventral flattening. अब देखिए, एसिलोमेट को एक तो डिसएडवांटेज ये हुआ बॉडी को कि इनका जो है क्रशिंग फोर्स जो है अप्लाई जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, ऑर्गन्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। दूसरा डिसएडवांटेज होता है इनको, लेकिन उस डिसएडवांटेज को इन्होंने ओवरकम कर लिया है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे जैसे अर्थवर्म, ओके, अर्थवर्म पढ़े हो अर्थवर्म, ठीक। अर्थवर्म क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। क्या हो रहा है? स्किन जो है मॉइस्ट है, स्किन से डिफ्यूजन हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो अब जो स्किन से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन, यानी फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन किसका होता है? गैस का। ऑस्मोसिस किसका होता है? सॉल्यूट का। ये सब बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखोगे। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस बेसिकली सेम फेनोमेना है। ऑस्मोसिस किसका होगा?
द सॉल्यूट्स विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन इन द गैस, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो रेस्पिरेशन किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आपके भी बॉडी में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, लंग के सरफेसेस पर। लंग के सरफेस पर आपने बाहर से लिया, फेफड़ा में गया, लंग का सरफेस है, लंग के अंदर गया, लंग में छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं, एंड दीज लोब्यूल्स आर बॉर्डर्ड बाय alveolar cells. Alveolar cells are basically epithelial cells. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, बाहर एनवायरनमेंट से गैस गया विच इज रिच इन ऑक्सीजन। ओके, बेसिकली अब नाइट्रोजन से रिच है वो। अपने एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन है ना, कितना परसेंट नाइट्रोजन है? 78% अराउंड। तो आप जो भी गैस अंदर लिए उसमें 78% नाइट्रोजन है और 21% के लगभग ऑक्सीजन है। ठीक, तो नाइट्रोजन तो इनर्ट गैस है, वह जो है नहीं जाएगा। इट हाउस, इसीलिए यहाँ पर एक और साथी, एक और हेल्पर की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ओनली बाइंड्स विद द it also bind with कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, डिफरेंट इसका बाइंडिंग एफिनिटी है। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन आपने सांस लिया तो उसमें ऑक्सीजन है 21%, और यह ऑक्सीजन डिफ्यूज करके फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इट विल गो। तो एल्वियोलर सेल्स विल एक्सेप्ट इट। एल्वियोलर सेल्स में अंदर गया ऑक्सीजन, गैसियस एक्सचेंज हुआ एट दिस सरफेस, एल्वियोलर सेल्स में गया, एल्वियोलर सेल से फिर कैपिलरीज में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी डिफ्यूजन हो रहा है गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में बन रहे हैं, कैपिलरीज में है। और वो कैसे कैपिलरीज में ज्यादा मात्रा में भी कार्बन डाइऑक्साइड है? क्योंकि यह कैपिलरी जो है वो पोर्टल आपका पल्मोनरी वेन से आया। पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है? सॉरी, पल्मोनरी एरोटा से आया। एरोटा किसको कहते हैं? जो भी हार्ट से बाहर की तरफ ब्लड को ले जाता है उसको एरोटा बोलते हैं। तो हार्ट से बाहर की तरफ जो ब्लड ले गया, सिर्फ एक ही एरोटा ऐसा है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो है पल्मोनरी एरोटा। तो पल्मोनरी एरोटा से लंग को गया, आप देख लेना, सर्कुलेशन याद हो जाएगा आपको फिर से याद। अभी यहाँ पर ये डिस्कशन आया तो मैं थोड़ा बैक में चला गया। पल्मोनरी एरोटा से लंग में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग से फिर लंग में वो फिर डिवाइड हो गया पल्मोनरी एरोटा बहुत सारे आर्टरीज में, आर्टेरियोल्स में, फिर आर्टेरियोल्स फर्दर डिवाइडेड इन ब्रांच्ड इन कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है? उसका डायमीटर इतना छोटा है, कैपिलरीज का इतना फाइन ब्रांच है कि उसमें एट ए वन टाइम 1 RBC कैन और 2 RBC कैन पास। और ये सब फाइन ब्रांचेस पूरा उसमें वैस्कुलर बना हुआ है लंग आपका, और these लोब्यूल्स के बाहर है। ये पहले गैस गया लोब्यूल्स में, आपके एल्वियोलर सैक्स में, एल्वियोलर सैक्स से सैक को लाइन किया हुआ एल्वियोला है, एल्वियोलाई है। उसमें क्योंकि बाहर से आया ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन वहां से चला गया एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई से ब्लड में चला गया, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अभी कम है। ओके, क्योंकि यह ब्लड रिटर्न होके आया है बॉडी टिश्यू से हार्ट में, और हार्ट इसको फिर पंप कर दिया लंग में, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसमें फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला गया, फिर डिफ्यूजन सेम प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कोई एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिंपल प्रोसेस है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? क्योंकि बिना एनर्जी खर्च ये कैसे चला गया? अब
आप नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे कि कोई ज्यादा चीज इकट्ठा एक तरफ रख दोगे तो तितर बितर होने की अपने आप कोशिश करता है, क्योंकि ये बेसिक लॉ है, ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज, रैंडमनेस डिसऑर्डरनेस विल ऑलवेज इंक्रीज। अगर इसके अगेंस्ट आपको जाना है तो वर्क करना पड़ेगा या एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपका रूम बिखरा हुआ है, उसको सरियाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, उसको आप अरेंज कर लोगे और फिर छोड़ दोगे तो धीरे धीरे फिर से डिसऑर्डर हो जाएगा। तो यूनिवर्स का ही नेचर है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन भी क्या है, यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर। हायर कंसंट्रेशन मींस एंट्रोपी वहां पर कम है, यानी वहां पर ऑर्डर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो इस ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज की तरफ गया फैला, तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा कंसंट्रेशन, तो अपने आप आगे आइए। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एल्वियोलर सेक्स में और बाद ऑक्सीजन चला गया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, फिर ब्लड में। ठीक है, अब ये कैपिलरीज फिर ब्रांच जहां पर कलेक्ट हुए और ये फिर कैपिलरी यूनाइट होकर के फिर क्या बन गए, वेन्यूल्स। ओके, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स से फिर वेन, फिर बहुत सारे वेन मिलके एक बड़ा वेन, बड़ा वेन बहुत सारे मिलके एक पल्मोनरी वेन, और ये पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब पल्मोनरी वेन फिर से हार्ट को नाम दे देगा, सप्लाई कर देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो ये एक्सेप्शन है कि हमेशा आप पढ़े होंगे कि एरोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी एरोटा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, तो यहाँ ये जो पॉइंट में मैंने बताया अभी आपको कि जैसे ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा कि सीलोम से क्या हो रहा है। अगर सीलोम प्रेजेंट है बॉडी कैविटी, जैसे कि अर्थवर्म में, तो डिफ्यूज करके आया गैस, उसमें तो लंग है नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन डिफ्यूज करके आया कहाँ पर, गैस सीलोम में, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन आ गया। और बदले में क्योंकि अंदर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो जहां भी सोर्स होता है वहां कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, तो बॉडी में CO2 ज्यादा है। वातावरण में तो CO2 0.3% ही है सिर्फ, तो उधर लोअर कंसंट्रेशन है, तो ऑटोमेटिकली ये उधर चला गया और ऑक्सीजन इधर आ गया। सो सीलोम की वजह से इनको फायदा हुआ कि सीलोम फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड में गैसेस जो है डिफ्यूज करके मिल गए, और फिर सीलोम के फ्लूइड से, क्योंकि ये फ्लूइड बात कर रहा है पूरे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटरनली, तो सब सप्लाई जो है वो भी बात हो गया ऑक्सीजन का। लेकिन ये सीलोमेट्स के पास ये सीलोम है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उसका गैसियस एक्सचेंज में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ओके, तो ये सेकेंड डिसएडवांटेज है। बट how do they encounter this? What they do is they flatten their body dorsoventrally. You will find this type of strategy in worms and parasites. इंटेस्टाइन में जो होते हैं, टेप वर्म, फ्लैट वर्म, नाम ही है उनका, किसी का नाम टेप वर्म है, कोई फ्लैट वर्म है, कोई राउंड वर्म है। बॉडी को क्या कर दिया, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। डॉर्सल वेंट्रल जानते हो, ये सब समझते हो ना, डॉर्सल वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। Yes. Yes, sir. तो ये जैसे अगर यही एनिमल है, इसको हम क्रॉस सेक्शन किए हैं, तो अब इसके नीचे का जो सरफेस है जो कि डाउन रहेगा उसके बॉडी में, तो दिस इज वेंट्रल एंड दिस इज डॉर्सल साइड। आपके बॉडी में वेंट्रल साइड क्या हो गया, किसको बोलोगे वेंट्रल अपने बॉडी में, पेट को कि पीठ को,
पेट होगा वेंट्रल कि पीठ होगा वेंट्रल, बताओ तो। One is dorsal chest हुआ sir. one will be ventral. Dorsal Your back is dorsal. आपका पीठ डोर्सल है, पेट जो है फ्रंट हम लोग का वेंट्रल होगा सर। फ्रंट वेंट्रल कैविटी वेंट्रल है आपका। आपका ये पेट का साइड जो है ये वेंट्रल है। क्यों वेंट्रल बोले इसको? क्योंकि हमारा, आप कहोगे कि वेंट्रल तो बोलते हैं जो नीचे होता है, तो हम तो सीधा चलते हैं, ओके। पेट के बल तो चलते नहीं है, हमारे एंसेस्टर्स पेट के बल चलते थे। ठीक है, उनका पेट का साइड नीचे था,